अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज का हमारा क्रैश कोर्स का क्लास का लेक्चर नंबर 4। अभी तक हम 3 लेक्चर्स को कवर कर चुके हैं। 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने जो इंट्रोडक्शन होता है फिजिक्स का और जो मेन मेन चीजें होती हैं उनको हमने डिस्कस किया था। मतलब फिजिक्स की इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था, फिर हमने उसमें जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस किया था और टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज थी, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स को डिस्कस किया था। ठीक है ना। उसके बाद हमने एस आई फंडामेंटल यूनिट्स, एस आई डिराइव्ड यूनिट्स, एस आई सप्लीमेंट्री यूनिट्स, इनको डिस्कस किया। फिर इन दी एंड जो हमने कल वाले लेक्चर तक डिस्कस किया वो डायमेंशंस, और डायमेंशंस एक बड़ा टॉपिक था। तो इट टुक ऑलमोस्ट 2 days, है ना, कंप्लीट होने के लिए। उसने तकरीबन 2 दिन में कंप्लीट हुआ है, क्योंकि इसमें पोर्शंस होते हैं। पहले हम लोगों ने डायमेंशंस को कैलकुलेट करना सीखा, फिर हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को डिस्कस किया, और सबसे लास्ट में हमने किसी भी फॉर्मूले को डिराइव करना सीखा विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। ठीक है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एक न्यू यूनिट जिसका नाम होता है वेक्टर्स। और अच्छा, आप चाहें तो क्या नाम है, चैप्टर्स की या यूनिट्स की भले से हेडिंग लिख दिएगा। मैंने क्योंकि वो कंटेंट लिस्ट बनाई हुई है, तो मैं जो है बेसिकली उसके मुताबिक चल रहा हूं, और जस्ट मैं यहाँ पर जो है टॉपिक का नाम लिखा करूंगा। ठीक है। अगर आप चाहें, जब आप नोट कर रहे होते हैं तो आपकी मर्जी है, जब आप नोट करें तो आप भले से चैप्टर की हेडिंग लिख दिएगा कि हाँ भी अब हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो अब वो भले आपके बोर्ड, क्योंकि डिफरेंट बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं, अब वो भले आपके बोर्ड में उस चैप्टर का नाम वेक्टर्स हो, या भले आपके बोर्ड में उस चैप्टर का नाम काइनेमेटिक्स हो या डायनामिक्स हो। तो क्योंकि मेरे पास तकरीबन हर बोर्ड से स्टूडेंट जो है वो देख रहे हैं, तो इस वजह से मैं चैप्टर का नाम नहीं लिख रहा। लेकिन क्योंकि टॉपिक्स सिमिलर होते हैं, टॉपिक्स सेम है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भले वो आपके चैप्टर का नाम काइनेमेटिक्स हो आपके बोर्ड में, या आपके चैप्टर का नाम आपके बोर्ड के अंदर भले वो वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम हो। तो जो भी आपके बोर्ड में वेक्टर्स, जिस वेक्टर्स वाले टॉपिक्स जिस यूनिट में आ जाएं, आप उस यूनिट का नाम लिख के आप आगे कंटिन्यू कर लिएगा। तो मैं यहाँ पर यूनिट्स के नाम नहीं लिखा करूंगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट टॉपिक का नाम लिखा करूंगा। ठीक है ना। तो चलें स्टार्ट करते हैं, और इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स के। तो देखें, सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूं स्केलर्स एंड वेक्टर्स की, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज से। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। हमें पता है कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज की जब बात की जाती है, तो एक्चुअली हमारा मकसद होता है, हमारा जो फोकस होता है वो होता है डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल की तरफ। ये बड़े आसान सा कॉन्सेप्ट होता है। अक्सर स्टूडेंट्स को, मतलब अक्सर क्या बल्कि मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होता है कि सर जी बिल्कुल, हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो नॉन डायरेक्शनल होती हैं, या उनको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। और फिर हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, यानी कि वो डायरेक्शनल क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है ना। तो ये वाली कौन सी होती है? ये वाली नॉन डायरेक्शनल होती है ना। तो इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट कर देते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन इसकी कि दोज क्वांटिटीज which are completely defined या specified by their magnitudes only are called scalars। शॉर्ट फॉर्म में इनका नाम स्केलर्स होता है, और अगर इसको पूरा बोलना चाहें तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज होता है। ठीक है ना। सो आर कॉल्ड, लिख दे भले, आर कॉल्ड स्केलर्स, आर कॉल्ड स्केलर्स। ठीक है, स्केलर्स या पूरा नाम स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल लिखना चाहें तो एग्जाम्पल बेशुमार है हमारे पास। एग्जाम्पल में आप यहां पर लिख दिएगा सच एज, हमारे पास मास एक स्केलर क्वांटिटी होती है, हमारे पास लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी होती है, हमारे पास डिस्टेंस एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है, हमारे पास स्पीड एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है। मतलब ये नॉन डायरेक्शनल होती है ना सारे के सारे। मतलब जो सिर्फ और सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड से डिफाइन हो जाए, जिनको डायरेक्शन की जरूरत ना पड़ती हो, ऐसी क्वांटिटीज को हम स्केलर्स कहते हैं। ठीक है ना। नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटीज, नॉन
डायरेक्शनल क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और उनका यूनिट होता है बस। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम स्केलर्स कह रहे होते हैं, ठीक है ना। जैसे मास है, मास का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और यूनिट होगा, लेकिन मास की डायरेक्शन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर है, इस मार्कर का मास कितना है, आपने वेट मशीन पर रखा, आपको पता चला कि इसका मार्कर का मास है फॉर एग्जाम्पल 50 ग्राम। तो आपसे कोई ये थोड़ी पूछेगा बताओ ये 50 ग्राम किस तरफ है, क्या मतलब किस तरफ है, बस मास मास होता है उसकी क्वांटिटी होती है, किस तरफ होता है ये सवाल कभी नहीं किया जाएगा। तो मास एक नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटी है। इसी तरीके से लेंथ भी एक नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटी है। जितनी भी यहां पर मैं लिखूंगा उनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड्स होते हैं, मतलब वो अपने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड्स से डिफाइन हो जाते हैं, उनको डायरेक्शंस की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसी नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटीज को हम स्केलर्स कहते हैं, ठीक है ना। सो मास, लेंथ, डिस्टेंस, स्पीड। इसी तरीके से हमारे पास हो गया वर्क, इसी तरीके से हमारे पास हो गया पावर, इसी तरीके से हमारे पास हो गई फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारे पास हो गया चार्ज, इसी तरीके से हमारे पास हो गया इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, हमारे पास टाइम, टेम्परेचर, ठीक है ना। ये सारी की सारी स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। टेम्परेचर हो गया, देन हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, देन हमारे पास कैपेसिटेंस हो गई, है ना। लिख दो वाले, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, डेंसिटी, प्रेशर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, ये सारे के सारे हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज में आ जाते हैं, एंड सो ऑन एटसेट्रा। ठीक है, बहुत सारी है, बहुत सारी हैं, तो जाहिर सी बात है सारी तो नहीं लिखेंगे ना। तो ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज में आ जाती हैं। अच्छा, स्केलर क्वांटिटीज की एक बात और वो ये कि जो हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज होती है ना, क्योंकि उनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो एक बात याद रखिएगा, किसी भी दो स्केलर्स की एडिशन, किसी भी दो स्केलर्स की सब्ट्रैक्शन, किसी भी दो स्केलर्स की मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन हम करते हैं बाय सिंपल अर्थमेटिक रूल्स। अर्थमेटिक रूल्स क्या होते हैं, वही प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो अगर आपको कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज गिवन हो और आपसे कहा जा रहा है इन दोनों का सम बताएं, तो कुछ नहीं करना, दोनों को डायरेक्ट प्लस कर देना। अगर आपको कोई भी दो स्केलर क्वांटिटीज गिवन है और आपसे कहा जा रहा है इन दोनों का डिफरेंस बताएं, तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट दोनों को माइनस कर देना। कोई दूसरी साइंस नहीं है, कोई दूसरी कोई लॉजिक नहीं है, कोई दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट प्लस करना, डायरेक्ट माइनस करना। इसी तरीके से आपसे अगर कहा जा रहा है कि दो स्केलर क्वांटिटीज हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट बताओ, तो डायरेक्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। और अगर दो स्केलर क्वांटिटीज गिवन है और अगर आपसे कहा जा रहा है इनका रेशो बताओ, तो डायरेक्ट दोनों को डिवाइड कर देना, खत्म बात। तो स्केलर्स को ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो, ये हम किससे करते हैं, बाय सिंपल अर्थमेटिक रूल्स। तो इनके कोई अलग से कोई इक्वेशंस, कोई अलग से कोई लॉजिक या कोई अलग से कॉन्सेप्ट्स या फॉर्मूला नहीं है। तो याद रखिएगा स्केलर्स। इसी वजह से हम इस पूरे चैप्टर में, ये जो हमारा चैप्टर होता है जिसमें हम वेक्टर्स को पढ़ रहे होते हैं, तो वेक्टर्स में हम सिर्फ वेक्टर्स को पढ़ते हैं। हमने कभी नहीं पढ़ा होगा, आपने कभी नहीं देखा होगा एडिशन ऑफ स्केलर्स, या हमने कभी नहीं देखा होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ स्केलर्स। क्यों नहीं देखा होगा, क्योंकि भाई एडिशन ऑफ स्केलर्स में कुछ नहीं है, डायरेक्ट प्लस करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहा जा रहा है एक बॉडी का मास है 5 किलोग्राम और दूसरी बॉडी का मास है 10 किलोग्राम, या फॉर एग्जाम्पल ये है 10 ग्राम, ये है 10 ग्राम। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं और एक बॉडी बना दूं, तो अब बताओ मुझे टोटल मास कितना हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर 20 ग्राम, तो इसमें कौन सी मुश्किल बात है, दोनों को प्लस कर लिया आपने, ठीक है ना। अब ये 20 ग्राम है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि भाई ये एक ऑब्जेक्ट है पूरा, दोनों मिला के 20 ग्राम है, इसमें से मैंने 5 ग्राम निकाल दिया, बताओ कितना बचा, तो आप बोलेंगे सर 15 ग्राम बचा, सिंपल सब्ट्रैक्शन कर दी। तो याद रखिएगा किसी भी दो स्केलर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की जाती है सिंपल अर्थमेटिक रूल्स के जरिए, ठीक है ना। ये मैं आपको बात यहां पर लिखवा देता हूं। स्केलर्स आर एडेड, subtracted, multiplied and divided by simple arithmetic rules. By simple
अर्थमेटिक रूल्स, ठीक है। डायरेक्ट प्लस करना है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है और डायरेक्ट डिवाइड करना है, खत्म बात, ठीक है। और फिर दूसरी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती है, उनको हम कहते हैं वेक्टर्स, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज यानी के वेक्टर्स, ठीक है। और जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, इनके पास मैग्नीट्यूड के अलावा बस एक चीज एक्स्ट्रा होती है और वो होती है डायरेक्शन, जिसकी वजह से ये डायरेक्शनल क्वांटिटीज कहलाती हैं। और डायरेक्शनल क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज कह रहे होते हैं। डेफिनेशन लिखते हैं, दोज क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are completely defined by their magnitudes and direction। अब यहां पर एक चीज ऐड हो जाएगी मैग्नीट्यूड के साथ, एंड डायरेक्शन, एंड डायरेक्शंस, ठीक है ना। अच्छा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर डायरेक्शन हो तो जरूरी नहीं कि डायरेक्शन के होते हुए फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर हो। एक बात याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन हो और उसके बाद वो एक कंडीशन को ओबे करते हो, और वो कंडीशन क्या है, डायरेक्शन हो एंड ओबे। लॉज ऑफ वेक्टर एल्जेब्रा, देन हम कहेंगे आर कॉल्ड वेक्टर्स, आर कॉल्ड वेक्टर्स। ब्लू मार्कर देखना है, ठीक है, इंक इंक चेक कर लेना उसमें। तो भाई मैग्नीट्यूड होना जरूरी है, डायरेक्शन का होना जरूरी है, और डायरेक्शन के होते हुए एक चीज का होना जरूरी है कि वो वेक्टर एल्जेब्रा के लॉज को ओबे करते हो, जिसमें हमारे पास जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, अपना क्या नाम है, हमारे पास जो इक्वेशंस होती है, पैथागोरस थ्योरम आ जाता है, ठीक है ना, हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर, ये सारा क्या है, वेक्टर एल्जेब्रा के लॉज हैं या रूल्स हैं। तो याद रखिएगा, डायरेक्शन हो और साथ साथ वो ओबे करते हो वेक्टर एल्जेब्रा के लॉज को या रूल्स को, फिर हम उनको कहेंगे कि वो वेक्टर्स हैं या वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब आप नोट करो कि यहां पर मैंने एक लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक करंट। आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है, हम जब भी कोई कंडक्टर बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंडक्टर है, या हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है। तो कंडक्टर को जब हम बनाते हैं ना, तो कंडक्टर को बनाने के साथ साथ हम उसमें करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। भाई करंट फ्लो कर रहा है ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में, यहां करंट फ्लो कर रहा है कहां पर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन है तो करंट की, लेकिन इसके बावजूद ये स्केलर्स में लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर अलजेब्रा के लॉज को ओबे नहीं करता। आपने कभी भी कंडक्टर्स में अगर दो करंट्स हो या दो अलग अलग कंडक्टर्स के करंट हो, तो आपने करंट्स के केस में कभी भी रिजोल्यूशन ऑफ करंट नहीं किया होगा, कभी भी आपने इस पे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अप्लाई नहीं किया होगा, कभी भी आपने यहां पर डॉट प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट अप्लाई नहीं किया होगा। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये ओबे ही नहीं करता करंट, डायरेक्शन के होते हुए भी ये ओबे नहीं करता, इस वजह से ये कहां रखा गया है, स्केलर्स में रखा गया है, ठीक है। तो डायरेक्शन हो और डायरेक्शन के होते हुए साथ साथ वो वेक्टर एल्जेब्रा के लॉज को ओबे करते हो, तब जाके वो क्या बनता है, तब जाके वो बनते हैं वेक्टर्स, ठीक है। इनके एग्जाम्पल लिखें, इनके एग्जाम्पल भी हम लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन, ठीक है, जैसा कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये जो फोर्स है, फोर्स के अंदर हमारे पास वेट भी आ गया, क्योंकि वेट होती ही फोर्स है, ठीक है ना। तो वेट लिख दो या फोर्स लिख दो, बात एक ही है। तो हमने फोर्स लिख दिया तो वेट को लिखने की जरूरत नहीं है, वेट इज अ फोर्स, ठीक है। सो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास। देन हमारे पास मोमेंटम हो गया, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास, ठीक है ना।
इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसी तरीके से हमारे पास बेशुमार वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज हमारे सिलेबस में भी मौजूद होती हैं। ठीक है, तो वो हमने कुछ कुछ लिखी स्केलर्स की एग्जांपल्स, और हमने यहां पर कुछ लिखी वेक्टर की एग्जांपल्स। तो ये सारे के सारे वेक्टर्स होते हैं, मतलब डायरेक्शन, और डायरेक्शन के साथ साथ ये ओबे करते हैं, ये सारे के सारे ओबे करते हैं वेक्टर अलजेब्रा के लॉज को। और कैसे करते हैं हमें आहिस्ता आहिस्ता सिलेबस के अंदर पता चलता रहेगा किस तरीके से हम कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। और जहां जहां ये चीज आती जाएंगी मैं आपको रिमाइंड करवा दिया करूंगा, देखो यहां पर वेक्टर अलजेब्रा का लॉ अप्लाई हो रहा है, देखो इसी वजह से इसको हम वेक्टर बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज और, कि जैसे हमने बोला कि स्केलर्स की एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन हो, ये सिंपल अर्थमेटिक रूल्स के जरिए होती है। डायरेक्ट प्लस कर दो, डायरेक्ट माइनस कर दो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट डिवाइड कर दो, कोई कोई दूसरा इक्वेशन, कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है। वेक्टर्स के साथ ऐसा नहीं है। वेक्टर्स के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक एक्स्ट्रा चीज होती है, वो होती है डायरेक्शन। डायरेक्शन की वजह से आप किसी भी दो वेक्टर्स को कभी भी डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकते, कभी भी डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते, और कभी भी डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते। इनके इनके लॉज हैं, इनके रूल्स हैं। तो वही तो हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे कि अगर आपको कोई भी दो वेक्टर्स गिवन हो, तो सर अगर हम उनको डायरेक्ट प्लस नहीं करते तो उनको ऐड करने का तरीका क्या होगा, तो वही तो सीखेंगे। टॉपिक क्या होगा, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। किसी भी दो वेक्टर्स को हम कभी भी डायरेक्ट माइनस नहीं करते, फिर सर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वही तो सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। किसी भी दो वेक्टर्स को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करते, इनके लॉज हैं, इनके रूल्स हैं, उनको ओबे करने होंगे। सर कैसे करेंगे, वही तो सीखेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। किसी भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है। तो इस चैप्टर में, यानी कि अब जो हमारे अगले जो टॉपिक्स आएंगे उसमें हम वेक्टर्स को ही डिस्कस करेंगे। हाउ टू ऐड वेक्टर्स, हाउ टू सब्ट्रैक्ट वेक्टर्स, हाउ टू मल्टीप्लाई वेक्टर्स। और एक बात और, वेक्टर्स डिवाइड नहीं होते, कोई भी वेक्टर किसी भी दूसरे वेक्टर से डिवाइड नहीं हो सकता, याद रखिएगा। वो इस वजह से क्योंकि वेक्टर्स के पास डायरेक्शन होती है, और डायरेक्शन डायरेक्शन से डिवाइड नहीं होती। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कभी आपने सुना है कि आपने नॉर्थ को साउथ से डिवाइड कर दिया। हाउ इज इट पॉसिबल, नॉर्थ को साउथ से डिवाइड कर दिया, व्हाट डज दिस मीन, ये कोई लॉजिक ही नहीं बन रही। तो ये नॉर्थ क्यों बोल रहा हूं, कि फॉर एग्जांपल अगर न्यूमिनेटर में एक वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन गिवन है नॉर्थ, और डिनोमिनेटर में एक वेक्टर गिवन है, उसकी डायरेक्शन गिवन है ईस्ट। तो जब मैग्नीट्यूड डिवाइड होंगे तो साथ साथ डायरेक्शन को भी तो डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो डायरेक्शंस डिवाइड नहीं हो सकती। तो इस वजह से वेक्टर्स की डिवीजन पॉसिबल नहीं होती। हाँ, ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं, बस। ठीक है, तो यहां पर हम इस बात को लिख सकते हैं कैसे, कि वेक्टर्स आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड, यानी कि एंड मल्टीप्लाइड, एंड मल्टीप्लाइड बाय स्पेशल रूल्स। इनके होते हैं स्पेशल रूल्स ऐड करने के। मतलब अगर आपसे कहा जा रहा है कि हमारे पास कोई भी दो फोर्सेस हैं, फॉर एग्जांपल एक फोर्स ये रही F1, इसकी वैल्यू है 10 न्यूटन, दूसरी फोर्स ये रही F2 और इसकी वैल्यू है 5 न्यूटन, और इनके दरमियान कोई भी एंगल है। ठीक है, कोई भी एंगल है। आपसे कहा जा रहा है बताओ रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी, F का मतलब रिजल्टेंट फोर्स, बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा। अब आप बोले कोई मसला ही नहीं है इसके अंदर, रिजल्टेंट पूछा जा रहा है, सम पूछा जा रहा है, तो पता चला डायरेक्ट प्लस कर दिया, 10 + 5 गलत हो गया, क्योंकि डायरेक्शन है ना, बीच में एंगल इन्वॉल्व हो गया। तो एंगल के इन्वॉल्व होने की वजह से अब इसका अलग से एक फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, तो वो क्या है, स्पेशल रूल्स, यानी कि वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स हैं। ठीक है ना, स्पेशल रूल्स। तो यहां पर स्पेशल रूल्स कौन से होते हैं, वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स या लॉज, तो हम वही सीखेंगे। ठीक है, बाय स्पेशल रूल्स। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंसेस हैं स्केलर्स में और वेक्टर्स में। अब क्योंकि स्केलर्स को हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ते, हमारा सारा काम होता है हम किसको डिस्कस कर रहे होते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ यहां पर वेक्टर्स को डिस्कस कर रहे होते हैं। अच्छा, वेक्टर्स की अगर हम बात करें तो हमें पता है वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, वो हम क्या करते हैं, किसी भी अल्फाबेट के ऊपर एरो लगा देते हैं। तो अगर अल्फाबेट के ऊपर एरो लगता है तो इसका मतलब आपने वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन करी। ठीक है ना, लिख देता हूं चलो यहां पर। थियोरिटिकली a vector is represented by a letter भले स्मॉल हो या कैपिटल हो, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, बाय अ लेटर विद
an arrow on the top, with an arrow on the top, ठीक है, जैसा कि लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर एक वेक्टर है ए तो उसके ऊपर एरो लगा हुआ होगा, वेक्टर है फोर्स तो उसके ऊपर एरो लगा हुआ होगा, वेक्टर है वेलोसिटी तो उसके ऊपर एरो लगा हुआ होगा, वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट तो इसके ऊपर एरो लगा हुआ होगा, ठीक है ना, एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका, अच्छा कैसे, थ्योरेटिकली, थ्योरेटिकली मतलब लिख कर, लिखने वाला जो तरीका होता है, तो लिखने वाला जो तरीका होता है, थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है वेक्टर्स की, वो कैसे, सिंपल है। सिंपल, आपने अल्फाबेट बनाना है, उसके ऊपर आपने एरो लगाना है, अल्फाबेट कैन बी स्मॉल एंड इट कैन बी कैपिटल, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा ये तो हो गया वेक्टर, और एक चीज और, वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और एक होती है उसकी डायरेक्शन। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड की रिप्रेजेंटेशन की। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज represented by the modulus of that vector, of the vector। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी एक वेक्टर है ए, तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, आप इसी वेक्टर को ऐसी दो पैरेलल लाइंस के दरमियान बंद कर दें, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसको कहा जाता है मॉड्यूलस। तो मैं कहूंगा ये वेक्टर है और ये ये इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर है और ये इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जा रहा है एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन एक वेक्टर है, तो एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सेलरेशन और इसको आप लगा दो ऐसे मॉड्यूलस के अंदर, तो मैं कहूंगा ये एक्सेलरेशन है और ये कैसे लिखा हुआ है, ये इसका मतलब है आप एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि हम वेक्टर को मॉड्यूलस में रख देते हैं, तो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बेसिकली रिप्रेजेंट्स व्हाट, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। अच्छा इसी तरीके से हमारे पास ब्लर हो रहा है, ठीक है। अच्छा ये तो हो गई हमारे पास थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन के वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका और वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका। फिर एक होती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बनाना, वेक्टर को बनाने का तरीका क्या होता है। सो ग्राफिकली, जब हम ग्राफिकली बात करते हैं, ग्राफिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन, by a straight line with arrowhead, with arrowhead। मतलब अगर आपसे कहा जाएगा कि ड्रॉ करके दिखाओ वेक्टर को, तो वेक्टर को ड्रॉ करके दिखाने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। आपने क्या करना होता है, बस आपने जैसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, कर्व नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखिएगा, कर्व नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, और उसके बाद आप लगा दो इन दी एंड एरो। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गई किसकी, वेक्टर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। और जब हम बात करते हैं किसी भी वेक्टर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, जैसे ये स्ट्रेट लाइन और आपने लगा दिया इन दी एंड एरो, तो वेक्टर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है, ठीक है ना, स्टार्टिंग पॉइंट या टर्मिनेटिंग पॉइंट। और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं टेल, है ना, टेल ऑफ द वेक्टर। और ये जो एंडिंग पॉइंट होता है जहां पर एरो लगा होता है उसको हम कहते हैं हेड ऑफ द वेक्टर। सो दिस इज हेड ऑफ द वेक्टर। तो हमारे पास ये वेक्टर है, और फिर वेक्टर की जो लेंथ होती है, लाइन की जो लेंथ होती है, मतलब जैसे लाइन है, इस लाइन की जो लेंथ है, ये यहां से लेकर यहां तक, ये यहां से लेकर यहां तक, है ना, इस लेंथ को हम कहते हैं ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ये लेंथ है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मैग्नीट्यूड को। तो ग्राफिकली मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना है तो इसका सिंपल सा तरीका है, वेक्टर जो ड्रॉ हुआ है आपने उसके स्केल से उसकी लेंथ मेजर करनी है कि उसकी लेंथ कितनी है, तो वेक्टर की जितनी भी लेंथ आएगी वही उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। और बाकी जो एरो होता है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। थ्योरेटिकल कंडीशन में जो डायरेक्शन होती है वो आपको
लिखकर बताई जाती है कि वेक्टर जो है वो 30 डिग्रीज पर है या 10 डिग्रीज पर है या 90 डिग्रीज पर है, तो ये आपको डायरेक्शन बताई जा रही है। लेकिन जब बना हुआ होता है तो बने हुए के अंदर तो हमें वैसे ही पता चल रहा होता है, या तो वेक्टर ऐसे बना हुआ होगा मतलब 0 डिग्री पर है, या तो वेक्टर ऐसे बना हुआ होगा 90 डिग्रीज पर है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ये वाली थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप नोट करना चाहें तो। ये आगे नहीं बढ़ा, ये 2 पर है, 5 6 हुआ है अभी, हो सकता है अभी फर्स्ट टाइम है इस वजह से। खैर है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास जब हम वेक्टर्स को डिस्कस कर रहे होते हैं तो फिर हमारे पास वेक्टर्स की कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स होती हैं। हम्म वेक्टर्स की कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स होती हैं, उन टाइप्स को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या 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 टाइप्स है हमारे पास। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम स्टार्ट करते हैं इक्वल वेक्टर्स से। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, सही है। अच्छा, जब हम बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स की, तो हमारे पास कोई भी ऐसे दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम हो और जिनकी डायरेक्शन भी बिल्कुल सेम हो, तो ऐसे दो वेक्टर्स को या ऐसे दो से ज्यादा वेक्टर्स को कहा जाता है बेसिकली इक्वल वेक्टर्स, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड सेम हो और साथ साथ डायरेक्शन भी सेम हो, तो सच वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। तो मैं लिख देता हूं इसकी डेफिनेशन। वेक्टर्स having equal magnitudes and same direction and same direction are called equal vectors. Equal vectors, तो मतलब इक्वल वेक्टर्स के लिए किस चीज का होना जरूरी है, किस चीज का मतलब जो है वो होना लाजमी है, वो क्या। एक तो भाई वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए और दूसरा उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर कुछ वेक्टर्स ड्रॉ करूं, ये हमारे पास एक वेक्टर है फर्स्ट, ये इसको मैंने ड्रॉ किया, इसको हम कह देते हैं फॉर एग्जांपल ए, ठीक है। और फिर मैंने यहां पर एक और वेक्टर ड्रॉ किया बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड का, मतलब इन दोनों वेक्टर की जो लेंथ है वो बिल्कुल सेम है, और साथ साथ मैं इसकी डायरेक्शन भी सेम कर देता हूं और इस वेक्टर को मैं कह देता हूं बी, बी वेक्टर। तो अब अगर इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन भी सेम है और ये दोनों के दोनों सेम मैग्नीट्यूड्स के हैं, तो इसका मतलब ये दो वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, ये वेक्टर्स कहलाएंगे इक्वल वेक्टर्स, ठीक है ना। सिंपल सी डेफिनेशन है। इसी तरीके से फिर हमारे पास एक टाइप आती है और उस टाइप को हम कहते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर्स नहीं, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। याद रखिएगा, नेगेटिव वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसमें बेसिकली हमारे पास कोई भी एक गिवन वेक्टर होता है और उस गिवन वेक्टर का हमें ओपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर ड्रॉ करना होता है। पहले एक काम ही करता हूं, मैं यहां पर इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, फिर मैं आपको उसको बना के समझाता हूं कैसे। इसकी डेफिनेशन है वेक्टर विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ओपोजिट, ओपोजिट इन डायरेक्शन, ओपोजिट इन डायरेक्शन। अब ये ओपोजिट इन डायरेक्शन किसके होगा, टू अ गिवन वेक्टर। ओपोजिट इन डायरेक्शन टू अ गिवन
vector is called negative of the vector, negative of vector। अब इसको मैं समझाता हूं, आपको डायग्राम के जरिए समझाता हूं, ठीक है। कट तो नहीं रहा, ठीक है। इसकी डायग्राम के जरिए इसको समझते हैं हम। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई भी एक वेक्टर गिवन हो, नेगेटिव वेक्टर, याद रखिएगा नेगेटिव वेक्टर को बनाने के लिए कोई कोई भी पहले से वेक्टर होना जरूरी है, ठीक है ना। नेगेटिव वेक्टर डायरेक्ट नहीं आता, नेगेटिव वेक्टर हमेशा होता है किसी गिवन वेक्टर का। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा जा रहा है कि हमारे पास ये एक वेक्टर है, ठीक है। इस वेक्टर को हम कह देते हैं ए, इसका मैग्नीट्यूड है 10 सेंटीमीटर। ए वेक्टर है 10 सेंटीमीटर। आपसे कहा जा रहा है इस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करें, क्योंकि नेगेटिव वेक्टर किसी भी गिवन वेक्टर का ड्रॉ किया जाता है, डायरेक्टली नेगेटिव वेक्टर गिवन नहीं होता। नेगेटिव हमेशा किसी का होता है और किसी के ऑपोजिट होता है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपसे कहा जा रहा है इस वेक्टर का नेगेटिव ड्रॉ करना है, तो आप कुछ ना करें, एग्जैक्टली सेम लाइन ड्रॉ कर दें। यानी कि सेम का मतलब मैग्नीट्यूड सेम हो और बस डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, तो इसको आप कहेंगे नेगेटिव ए। और ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। खत्म बात। तो अगर वो ए था तो ये माइनस ए हो जाएगा, इसका दूसरा नाम नहीं होगा क्योंकि ये गिवन वेक्टर का नेगेटिव है, बस ऑपोजिट डायरेक्शन में, बस, ठीक है ना। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड गिवन वेक्टर के बिल्कुल बराबर हो और साथ साथ उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो, यानी कि ऑपोजिट हो, तो ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं नेगेटिव। तो मैं कहूंगा ये वाला वेक्टर इसका नेगेटिव है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जा रहा है ये हमारे पास एक वेक्टर है, इस वेक्टर को हम कह देते हैं बी, इसका नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करें, तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड की एक लाइन ड्रॉ करेंगे और डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे, तो इसको आप कह देंगे माइनस बी। खत्म बात। तो ऐसा वेक्टर जो किसी भी गिवन वेक्टर के मैग्नीट्यूड जितना हो, बस उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो, डायरेक्शन ऑपोजिट हो, तो आप उस वेक्टर को कहते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, यानी कि गिवन वेक्टर का वो नेगेटिव है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास टाइप्स में एक टाइप आती है, उसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, देखो नाम में आ रहा है पोजीशन वेक्टर, मतलब ये एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका काम होगा पोजीशन को स्पेसिफाई करना, पोजीशन को बताना, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैसे बताएगा पोजीशन, ये आपसे कहा जाएगा हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ज्यादातर हम दो बनाते हैं, एक एक्स बना दिया और एक वाई बना दिया, खत्म बात। ज्यादातर हम दो ही बना रहे होते हैं। और आपसे कहा जा रहा है इस फॉर एग्जाम्पल इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट है, ये रहा, इसको हम कह देते हैं पॉइंट पी। तो भाई इस पॉइंट पी की पोजीशन को लोकेट करें, और कहां से करें, विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, के मतलब ये ओरिजिन से कितना दूर है और ये है किस तरफ। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर एक ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जो कि सीधा सीधा पॉइंट पी तक जाएगी, और उसके बाद आप वहां लगा देंगे इन दी एंड एरो। अब आप नोट करें, ये एक वेक्टर बन गया, और ये वेक्टर क्या काम कर रहा है, ये वेक्टर काम क्या कर रहा है, ये वेक्टर इस पॉइंट की पोजीशन को बता रहा है कि ये पॉइंट इस तरफ मौजूद है और कितना दूर है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, कितना दूर है और किस तरफ है, तो ये वेक्टर दोनों काम कर रहा है। तो भाई क्योंकि ये वेक्टर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस पॉइंट पी की लोकेशन को स्पेसिफाई कर रहा है या पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहा है, इसी वजह से इस वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, ठीक है। ठीक, पहले डेफिनेशन लिखता हूं, उसके बाद इसका मजीद एक दो पॉइंट्स आपको मैं जो है वो बताता हूं इंपॉर्टेंट। क्या, वेक्टर विच इज यूज्ड टू स्पेसिफाई या टू लोकेट, टू स्पेसिफाई द position of a given point। और एक बात याद रखिएगा कि पोजीशन वेक्टर हमेशा पोजीशन स्पेसिफाई करेगा, और कहां से करेगा, विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। पोजीशन वेक्टर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ये बीच में से कहीं से या यहां से वहां से कहीं से स्टार्ट नहीं होता, ये हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा,
ये बात ध्यान में रखिएगा। तो गिवन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू WRT, विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। गॉट इट? अच्छा, पोजीशन वेक्टर की एक इंपॉर्टेंट बात, एक खास बात, और वो ये कि पहली बात तो पोजीशन वेक्टर की भी दो चीजें हैं, एक उसकी टेल और इसका हेड। और याद रखिएगा पोजीशन वेक्टर की जो टेल होगी वो हमेशा फिक्स होगी टू द ओरिजिन। जब भी तो हमने लिखा कि ये पोजीशन बताता है कहां से, विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, तो इसका मतलब इसकी टेल हमेशा ओरिजिन पर ही रहेगी। ये हमेशा कहां से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से। हाँ, इसका हेड फिक्स नहीं है, इसका हेड डिपेंड करता है कि पॉइंट कहां पर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पॉइंट यहां पर आ जाए तो ये वेक्टर घूमकर ऐसे आ जाएगा। अगर ये पॉइंट मूव करके यहां पर आ जाए तो ये वेक्टर मूव करके ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना? तो मतलब ये रोटेट तो कर सकता है, इट कैन रोटेट, ये रोटेट तो कर सकता है, लेकिन डिस्प्लेस नहीं हो सकता। डिस्प्लेस का मतलब यहां से उठाया आपने, इसको यहां बना दिया, ऐसा नहीं होगा। मतलब पोजीशन वेक्टर हमेशा फिक्स रहेगा कहां से? ओरिजिन से। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये रोटेट कर सकता है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, लेकिन इसकी जो इनिशियल पोजीशन है, इसका जो टेल है, वो हमेशा ओरिजिन से फिक्स रहेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इट्स टेल इज ऑलवेज फिक्स्ड टू द ओरिजिन। इट्स टेल इज ऑलवेज फिक्स्ड टू द ओरिजिन। ठीक है? हाँ, ये रोटेट कर सकता है, इट कैन रोटेट, ये रोटेट कर जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं इट कैन रोटेट, वहां मैं लिखवा देता हूं उसको। रोटेट कर सकता है। और एक बात और, हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर्स होता है, या जो पोजीशन वेक्टर होता है या वेक्टर्स होते हैं, इनको ज्यादातर हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं आर से। पोजीशन वेक्टर को ज्यादातर जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो किया जाता है आर से। ठीक है? पोजीशन वेक्टर, और ये एंगल गिवन है थीटा, लाइक दिस। अच्छा, अब यहां पर मैं जो लिखा रहा था आपको बात वो ये कि ये रोटेट कर सकता है, इट कैन रोटेट, यानी कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, इट कैन रोटेट। ठीक है? और मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय, अगर बात आ जाए कि बताओ पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब यहां से लेकर यहां तक पॉइंट है कितना दूर, मैग्नीट्यूड का मतलब है कितना, उसकी लेंथ कितनी है। तो अगर बात आ जाए कि बताओ मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। तो भाई अगर मुझे इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो उसको मैं रखूंगा मॉड्यूलस में। अभी बताया मैंने आपको मॉड्यूलस। और इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है रेडिकल, रेडिकल आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। सर ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, ये अचानक से कैसे फॉर्मूला आ गया? तो भाई ये सिर्फ पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला नहीं है, ये हमारे पास फिजिक्स में कोई भी वेक्टर हो, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो हमेशा इस वाले फॉर्मूले से किया जाता है। इसकी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, इसको मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। अगर आपको कहा जा रहा है कि मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला, मतलब हमें कैसी वैल्यूज गिवन होंगी तो हम इस वाले फॉर्मूले को कैलकुलेट करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना? तो फिलहाल मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा लिया कि पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज, यानी कि एक और टाइप वेक्टर की, और बेसिकली उसको कहा जाता है नल वेक्टर। नल वेक्टर कह लो, या इसको जीरो वेक्टर कह लो, या इसको एम्प्टी वेक्टर कह लो, एम्प्टी वेक्टर, खाली। ठीक है? ये हमारे पास एक और टाइप है नल वेक्टर। अच्छा, इक्वल वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स जो मैग्नीट्यूड में भी इक्वल हो, डायरेक्शन में भी सेम हो, तो नाम से जाहिर है इक्वल वेक्टर्स, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है। नेगेटिव वेक्टर, मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन बस डायरेक्शन रिवर्स हो, डायरेक्शन ओपोजिट हो। तो देखो नेगेटिव जब भी लगाते हैं ना फिजिक्स में, नेगेटिव साइन अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब वो ओपोजिट है, किसी भी चीज के ओपोजिट है। तो इसी वजह से नाम से जाहिर है कि नेगेटिव वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन बस डायरेक्शन रिवर्स होगी।
पोजीशन वेक्टर नाम में आ रहा है, हेडिंग में आ रहा है, एक ऐसा वेक्टर जिसका काम पोजीशन को बताना हो, जिसका काम पोजीशन को स्पेसिफाई करना हो, उसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब देखो नल वेक्टर, नल का मतलब होता है जीरो। तो भाई एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड नहीं होता हो, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता हो, ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं नल वेक्टर। लेकिन यहां पर आके ये बात खत्म नहीं हो जाती, इसकी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात इसकी डेफिनेशन, वेक्टर whose magnitude is जीरो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता हो, और एक और चीज, एंड हैज एन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। ये मैं आपको क्लियर करता हूं, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है नॉट नोन, ये इसका मतलब होता है आर्बिट्रेरी का, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। ठीक है, अब इसको वैसे समझते हैं अलग से। पहली बात तो आप ये बोलेंगे कि भाई ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड नहीं होता, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, उसको हम बोलते हैं नल वेक्टर। और दूसरी बात, ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन हमें नहीं पता हो, किसी को भी नहीं पता हो कि इसकी डायरेक्शन कहां होगी, किस तरफ होगी, नॉट डिफाइंड, तो फिर ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, नल वेक्टर। तो दोनों चीजें याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए क्या लिखेंगे आप, आर्बिट्रेरी या फिर अननोन डायरेक्शन, ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है ना। अब इसकी काम की बात, ये क्या है, क्यों है ये, मतलब एक ऐसा वेक्टर जो है ही नहीं, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, तो फिर ये क्यों है, क्यों पढ़ा इसको हमने यहां पर। या मतलब उसकी डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो सर ये आर्बिट्रेरी का मतलब क्या, हमें क्यों नहीं पता होगी इसकी डायरेक्शन। तो इसका मैं आपको एक रीजन बता देता हूं। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर एक छोटा सा सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, उस सॉल्यूशन से आपको नल वेक्टर के बारे में थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि व्हाई इट एग्जिस्ट, क्यों है इसकी एग्जिस्टेंस। जब ये होता ही नहीं है तो उसके बावजूद, मतलब इतने फारिग हैं हम लोग, फिजिक्स में हर चीज पढ़ लेते हैं, ऐसा क्यों। जब एक चीज नहीं थी तो इसको क्यों पढ़ रहे हैं, तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि इसको क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल यहीं से मिसाल ले लेते हैं। देखो ये रहा, इससे मिसाल लेते हैं। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर है और ये वाला इसका नेगेटिव वेक्टर है ना, यही तो हमने सीखा ना अभी। ये वाला वेक्टर इसका नेगेटिव है, क्योंकि आपको पहले वेक्टर गिवन था तो आपसे कहा गया था इसका नेगेटिव ड्रॉ करें, तो ये गिवन था और ये वाला इसका नेगेटिव है। ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जा रहा है कि आप इन दो वेक्टर्स को ऐड करें, इनका सम निकालें, निकाल के चेक करते हैं। भाई आपसे कहा जा रहा है दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये रहा ए, इसका मैग्नीट्यूड है 10 सेंटीमीटर, और दूसरा वेक्टर ये रहा, ये भी ए, लेकिन बस फर्क क्या, ये है नेगेटिव है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, और इसका मैग्नीट्यूड भी 10 सेंटीमीटर। आपको एक छोटा सा सॉल्यूशन दिया गया कि भाई आप एक काम करें, इन दोनों वेक्टर्स का सम निकालें, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करें। हमने बोला चलें कर लेते हैं, हमें ऐड करने में कोई मुश्किल नहीं है। तो हमने ऐड कैसे करना है, आपसे कहा जा रहा है ए को प्लस करो नेगेटिव ए में, यही कहा जा रहा है ना, ए को प्लस करो नेगेटिव ए के अंदर। और ए को प्लस करेंगे नेगेटिव ए का मतलब ए की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर, बीच में साइन आ गया प्लस, उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर माइनस, और माइनस के बाद 10 सेंटीमीटर, ऐसे ही करेंगे ना। तो 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर, क्योंकि एक वेक्टर गिवन वाला था और दूसरा वाला इसका नेगेटिव है, तो इस वजह से माइनस साइन आ रहा है। अब मुझे बताओ, प्लस माइनस माइनस होता है ना, प्लस माइनस माइनस यानी कि बीच में माइनस साइन आ जाएगा, और फिर आप 10 में से 10 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या बचेगा, जीरो। पहले लिख देता हूं मैं, ये देखो, आपने ए में प्लस किया उसी का नेगेटिव वेक्टर, मेरी बात गौर से सुनिएगा, आपने ए में प्लस किया उसी का नेगेटिव वेक्टर, या यूं कह लो कि आपने बी में प्लस किया उसी का, किसी और का नहीं, उसी का नेगेटिव वेक्टर, यानी कि मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर होगा, डायरेक्शन रिवर्स होगी। ठीक है ना। तो आपने जब ए को उसी के नेगेटिव वेक्टर के साथ ऐड किया तो हमें क्या मिला, हमें जीरो मिला, 0 सेंटीमीटर। और पता है ये जो जीरो है ये भी वेक्टर है। एक बात याद रखिएगा, जब हम नंबर में नंबर को प्लस करते हैं तो आंसर में भी नंबर मिलेगा। भाई 2 + 3 = 5, 2 भी नंबर, 3 भी नंबर, तो 5 भी नंबर, यानी कि स्केलर कह लो भले। अगर मैं दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आंसर में भी नंबर ही आएगा। नंबर को नंबर के साथ प्लस करोगे तो आंसर भी नंबर होगा,
नंबर में से नंबर को माइनस करोगे तो आंसर भी नंबर यानी कि स्केलर होगा। तो सेम इज द केस हेयर, वेक्टर में वेक्टर को प्लस करोगे तो लाजमी आंसर में वेक्टर मिलेगा। यह बात ध्यान में रखिएगा। वेक्टर में से वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर भी, जो आंसर की नेचर होगी वो खुद भी वेक्टर होगा। तो याद रखिएगा, जब हम किसी भी दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो खुद भी वेक्टर होता है, लाजमी वेक्टर होगा। तो इसका मतलब हमने इन दो वेक्टर्स को प्लस किया तो जो आंसर आएगा उसकी नेचर भी क्या होगी, वो खुद भी वेक्टर होगा। अब अगर इत्तेफाक से 0 आ गया तो इसमें इस वेक्टर की गलती थोड़ी है, इसमें तो गिवन वैल्यूज की गलती है। लेकिन ये जो आंसर 0 आया, लेकिन इसको हम अभी भी क्या बोलेंगे, ये वेक्टर है। तो भाई मैं इस 0 के ऊपर पता है एरो लगाऊंगा, क्योंकि ये वेक्टर है। अब आप नोट करें, एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 0, तो आप इस वेक्टर को क्या बोलेंगे, ये नल वेक्टर है, दिस इज नल वेक्टर। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही 0 है, या जो नल वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड ही 0 है, तो क्या इसको ड्रॉ किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। मतलब इसको हमने ड्रॉ किया क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड था, इसको हमने ड्रॉ किया, इसका मैग्नीट्यूड था। जब भी मैग्नीट्यूड गिवन होगा तो वेक्टर कैन बी ड्रॉन, आप वेक्टर को ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ही नहीं है, तो इसको हम ड्रॉ करें कैसे? तो भाई जब इस वेक्टर को ड्रॉ नहीं किया जा सकता लेकिन बाय नेचर है भी वेक्टर, तो इसका मतलब अब हमारी मजबूरी है, क्योंकि ये वेक्टर है तो उसको हम बोलेंगे ये वेक्टर है, तो उसके पास डायरेक्शन होगी, लेकिन क्या होगी, आर्बिट्रेरी, हमें पता ही नहीं होगा कि कहां पर होगी, क्योंकि इसको हम ड्रॉ ही नहीं कर सकते। अब बात आई समझ? तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है और हमें नहीं पता उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो ऐसे वेक्टर को कहा जाता है नल वेक्टर। और एक बात याद रखिएगा, जो नल वेक्टर होता है ना, ये कभी भी गिवन नहीं होता। जैसे नेगेटिव वेक्टर पढ़ा था, नेगेटिव वेक्टर कभी भी गिवन नहीं होता। नेगेटिव वेक्टर को बनाना पड़ता है, किसी भी गिवन का नेगेटिव वेक्टर होता है। ये गिवन था, इसका नेगेटिव ड्रॉ किया, ये गिवन था, इसका नेगेटिव ड्रॉ किया। तो नेगेटिव वेक्टर भी गिवन नहीं होता, नेगेटिव वेक्टर हमेशा किसी गिवन वेक्टर का बनाया जाता है। इसी तरीके से जो नल वेक्टर है, नल वेक्टर भी आपको कभी भी गिवन नहीं होगा। नल वेक्टर हमें मिलता है सॉल्यूशन के जरिए, जो आंसर आता है अगर वो 0 बच रहा है तो उसी को हम नल वेक्टर कहते हैं। तो नल वेक्टर कैन नॉट बी गिवन, नल वेक्टर इज ऑब्टेन्ड विद द सॉल्यूशन। ठीक है ना? तो नल वेक्टर हमेशा हमें सॉल्यूशन के जरिए, आंसर के जरिए मिलता है। तो ये जो 0 आ रहा है, इस 0 को हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड नल वेक्टर। ठीक है ना? तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता हो और उसकी डायरेक्शन हमें नहीं पता होगी, क्योंकि उसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन वो होता वेक्टर है, तो इस वजह से हम कहते हैं आर्बिट्रेरी डायरेक्शन मींस अननोन डायरेक्शन, सच वेक्टर इज कॉल्ड नल वेक्टर एंड नल वेक्टर इज ऑब्टेन, इट कैन नॉट बी गिवन, ये गिवन नहीं हो सकता, ये हमेशा आपको मिलता है, ऑब्टेन होगा सॉल्यूशन के जरिए। तो एक हमारे पास हो गया इक्वल वेक्टर्स, एक हमारे पास हो गया नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, एक हमारे पास हो गया पोजीशन वेक्टर, एक हमारे पास हो गया नल वेक्टर जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है। और इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पर एक और टाइप को डिस्कस करें, फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर। ठीक है? अब देखो वेक्टर के नाम में आ रहा है फ्री, मतलब ये फ्री है, ये किसी से भी फ्री हो जाता है, ये आपसे भी फ्री हो जाएगा। ठीक है ना? तो इससे बच के रहिएगा। खैर, एक ऐसा वेक्टर जो कि फ्री है, फ्री मतलब इट कैन बी डिस्प्लेस्ड एनीवेयर। ड्रॉ करके दिखाता हूं। हमारे पास एक वेक्टर है, ये रहा। सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। ये आ गया कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि एक्स एक्सिस, और ये आ गया वाई एक्सिस। ये ओरिजिन है, ओरिजिन। ठीक है ना? जहां पर एक्स, वाई और जेड तीनों की वैल्यू 0 होती है, उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन, जहां से ये तीनों एक्सिस ओरिजिनेट होते हो, निकलते हो। ठीक है ना? अच्छा, आपको एक वेक्टर गिवन था, ये रहा। इस वेक्टर को हम कह देते हैं फॉर एग्जाम्पल एफ, हमेशा ए बोलेंगे, तो अच्छा हमने इसको बोल दिया एफ। अब ये वेक्टर फ्री वेक्टर है। ये क्यों फ्री वेक्टर है सर, आपने इसको अपनी तरफ से फ्री वेक्टर क्यों बोल दिया? तो भाई मैं आपको इसका रीजन बता देता हूं। ये फ्री इस वजह से है क्योंकि ये स्टार्ट 0 से नहीं हो रहा, ये स्टार्ट ओरिजिन से नहीं हो रहा, इसकी टेल ओरिजिन से फिक्स नहीं है। तो अगर इसकी टेल ओरिजिन से फिक्स नहीं है, ये बीच में कहीं पर भी गिवन होगा, तो ये फ्री है। फ्री का मतलब आप इसको कहीं पर भी डिस्प्लेस कर सकते हैं। यहां से उठाओ, इसको यहां बना दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल
मैं इसको यहां ड्रॉ कर देता हूं, ये मैंने इसको यहां ड्रॉ कर दिया, इट इज स्टिल वेक्टर एफ, ये वही वेक्टर एफ है, बस मैंने क्या किया, इसको डिस्प्लेस कर दिया। और डिस्प्लेस करते हुए दो बातों का ख्याल रखना होगा, और वो दो बातें क्या, डिस्प्लेस करते हुए ना तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो और ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो, जितना गिवन था उतना ही बनाना है और जिस तरफ गिवन था उसी तरफ बनाना है, तो फिर आप ऐसे वेक्टर को बोलेंगे फ्री वेक्टर। तो अब आप देखो, आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया, इसको उठाया और इसकी एक नई जगह पर बना दिया, तो इसको डिस्प्लेस करना ही तो कहेंगे ना। तो ऐसा वेक्टर जिसको आप डिस्प्लेस करके कहीं पर भी बना सकें, कहीं पर भी शिफ्ट कर सकें, ऐसे वेक्टर को हम फ्री वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कैसे, वेक्टर विच कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ। और इसकी जो ना आगे टॉपिक्स में एप्लीकेशंस आती हैं, तो जहां पर इसकी एप्लीकेशंस या एग्जांपल आया करेंगी, तो वहां पर मैं आपको रिमाइंड करवाया करूंगा। तो देखो, ये फ्री वेक्टर हमने जो पढ़ा था, ये फ्री वेक्टर है, ठीक है ना। ऐसा वेक्टर जिसको हम डिस्प्लेस कर सकें उसी के अपने पैरेलल, पैरेलल क्यों आ रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, पता चला है ये ऐसे गिवन था और इसको डिस्प्लेस करके ऐसे बना दिया, डायरेक्शन जो चेंज हो गई, इसका मतलब वो वेक्टर वो सेम नहीं रहा, वो वेक्टर ही चेंज हो गया, ठीक है ना। पैरेलल टू इटसेल्फ इज कॉल्ड फ्री वेक्टर, ठीक है, ये फ्री वेक्टर होता है। फ्री वेक्टर में पोजीशन वेक्टर में एक बड़ा फर्क, और वो फर्क क्या, कि पोजीशन वेक्टर की टेल हमेशा फिक्स होती है ओरिजिन के साथ, जब भी तो इसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। और ये इसको यहां से आप हटा नहीं सकते, इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकते, इसको सिर्फ रोटेट कर सकते हैं, है ना। लेकिन जो फ्री वेक्टर होता है उसकी टेल फिक्स नहीं होती, जब भी तो वो फ्री है भाई, तभी तो इसको फ्री वेक्टर कहते हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि इट्स टेल इज नॉट फिक्स्ड विद द ओरिजिन, इट्स टेल is not fixed with the origin, ठीक है। तो अगर हमने इस वेक्टर की टेल को भी फिक्स कर दिया होता तो फिर ये फ्री वेक्टर रहता ही नहीं, फिर ये दोबारा क्या पता ये सिर्फ वेक्टर रहता फिर, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर पोजीशन का काम नहीं कर रहा तो फिर ये सिर्फ वेक्टर रहता, क्योंकि इसकी टेल फिक्स हो गई। तो क्योंकि इसकी टेल फिक्स नहीं होती, इसी वजह से हम क्या उसको क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं फ्री वेक्टर, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें। इक्वल वेक्टर्स वो जिनके मैग्नीट्यूड्स और डायरेक्शन दोनों सेम हो। नेगेटिव वेक्टर वो जो किसी भी गिवन वेक्टर का आप ड्रॉ करें, इक्वल मैग्नीट्यूड का और डायरेक्शन ऑपोजिट हो। पोजीशन वेक्टर वो जो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करता हो, बताता हो विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। नल वेक्टर वो जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता हो और जिसकी डायरेक्शन अननोन हो, यानी कि आर्बिट्रेरी हो। क्यों, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 0 है, उसको ड्रॉ नहीं किया जा सकता, इस वजह से उसकी डायरेक्शन अननोन होती है। और नल वेक्टर हमेशा हमें मिलता है, और इसका एक तरीका मिलने का क्या होता है, मैंने आपको करके दिखाया कि जब भी आप किसी वेक्टर को उसी के नेगेटिव वेक्टर के साथ ड्रॉ करते हैं, सॉरी ऐड करते हैं, जब भी वेक्टर को उसी के वेक्टर के साथ, उसी के नेगेटिव वेक्टर के साथ ऐड किया जाता है, तो रिजल्ट में जो आंसर आता है वो हमेशा 0 होता है, और उस 0 को ही हम बेसिकली क्या बोलते हैं, नल वेक्टर। और अभी मैंने सबसे लास्ट में लिखा है फ्री वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसको आप डिस्प्लेस कर सकें उसी के अपने पैरेलल और कहीं पर भी ड्रॉ कर सकें, ऐसे वेक्टर को हम फ्री वेक्टर कहते हैं, ठीक है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप जो सबसे एंड में पढ़ाई जाती है, क्योंकि वो इन सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें से जो है वो सवाल भी बनते हैं, उसका अपना फॉर्मूला भी होता है, हो सकता है आपको क्लिक कर गया हो मैं किस वेक्टर की बात कर रहा हूं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर इन तमाम वेक्टर्स में, यानी कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर। चलें यूनिट वेक्टर से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट मतलब अब लास्ट में वो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर। हेडिंग लिख देता हूं, यूनिट वेक्टर। अब देखो, जब वेक्टर के साथ नल लिखा हुआ था, नल वेक्टर, तो नल का मतलब होता है 0। तो आपने कहा कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता हो उसको हम नल वेक्टर कहते हैं। अब आप नोट करो, वहां वेक्टर के साथ क्या लिखा हुआ है, वहां वेक्टर के साथ लिखा हुआ है यूनिट, तो यूनिट का मतलब होता है 1। तो फिर अब आप क्या बोलोगे, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड
वन होता हो या जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होता हो, तो आप ऐसे वेक्टर को नल वेक्टर कहते हैं, ठीक है ना। सो वेक्टर whose magnitude is unity, वन या फिर यूनिटी, is called यूनिट वेक्टर, ठीक है। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है वो नल कहलाता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इस डेफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्चुअली इसका फंक्शन है, इसका काम है। यूनिट वेक्टर की जो एग्जिस्टेंस है वो एक खास मकसद के लिए है, और वो खास मकसद क्या है, याद रखिएगा, हमारे पास किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने का काम, या किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को बताने का काम, शो करने का काम जो करता है वो करता है बेसिकली यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये कैसे करता है जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक वेक्टर हो, तो उस वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और एक होती है उसकी डायरेक्शन। सही कह रहा हूं? किसी भी वेक्टर के पास ये दो चीजें होती हैं, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और एक होती है उसकी डायरेक्शन। अब फॉर एग्जांपल हम कोई भी लेटर इमेजिन कर लेते हैं, कोई भी एक लेटर सपोज कर लेते हैं कि वेक्टर का नाम फॉर एग्जांपल ए है, वेक्टर का नाम फॉर एग्जांपल ए है। तो आपको पता है अगर वेक्टर का नाम ए होगा तो वेक्टर की खुद की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, ऐसे, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे ही होता है। देन वेक्टर के मैग्नीट्यूड की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, हमने सीखा मॉड्यूलस, ऐसे लगाया जाता है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। और फिर बच गई वेक्टर की डायरेक्शन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यही पढ़ रहे हैं। वेक्टर की जो डायरेक्शन वाला पार्ट है ना, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा स्मॉल बनाएंगे और ऊपर लगाएंगे कैप, स्मॉल लेटर और उसके ऊपर कैप, और ये जो है ना, इसी को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। और ये यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का काम होता है किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने का काम या शो करने का काम जो करता है बेसिकली वो करता है यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर यहां वेक्टर का नाम बी होता, लिख के दिखा देता हूं, फॉर एग्जांपल अगर वेक्टर का नाम बी होता तो वेक्टर बी के पास दो चीजें होंगी, एक होगा इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को हमेशा मॉडुलस में लिखते हैं, और दूसरी इसकी होगी डायरेक्शन। और डायरेक्शन के लिए याद रखिएगा हमेशा स्मॉल लेटर और उसके ऊपर कैप लगेगा। लेटर को अगर आपने कैपिटल कर दिया गलत हो जाएगा, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमेशा स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर और उसके ऊपर एरो मत लगा दिएगा, उसके ऊपर हम लगाते हैं कैप। ये इस बात की निशानी होती है कि बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। सो मैं यहां पर इस बात को लिख देता हूं, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर is used to specify the direction of any given vector, given vector, ठीक है। किसी भी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने का काम कोई और नहीं करता बल्कि वो यूनिट वेक्टर करता है। इसका मतलब यूनिट वेक्टर की दो डेफिनेशंस हो गई। पहली डेफिनेशन, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है, ऐसे वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन, बताओ वो कौन सा वेक्टर होता है जिसका काम किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना होता हो, तो आप हमेशा क्या बताएंगे, आपका जवाब हमेशा क्या होगा, यूनिट वेक्टर होता है। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर की दो डेफिनेशंस। और यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने आपको बताया, स्मॉल लेटर, और स्मॉल लेटर के ऊपर हमेशा क्या लगता है, कैप। मतलब आपने लेटर के ऊपर कैप लगाना है, उर्दू में इसको बोलते हैं टोपी लगानी है, वही टोपी जो हम एक दूसरे को पहना रहे होते हैं, सही है ना। तो खैर, रिप्रेजेंटेशन का तरीका, यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल अल्फाबेट या लेटर with a cap, with a cap,
कैप मतलब इस तरीके से, ऑन इट, जैसे कि ए के ऊपर कैप लगा दो, जैसे कि बी के ऊपर कैप लगा दो, जैसे कि सी के ऊपर कैप लगा दो, ईटीसी। तो इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर की पहचान है। ठीक है, अब हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई ये रही, मतलब ये वेक्टर की इक्वेशन है। वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, किसी भी वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और एक होती है उसकी डायरेक्शन। एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और एक होती है उसकी डायरेक्शन। ऐसे कोई भी वेक्टर आप लिख लें, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल यहां पर मैं इसी वेक्टर को दोबारा लिखता हूं, ये आ गया वेक्टर खुद, ये आ गया वेक्टर खुद, और इस वेक्टर के पास दो चीजें, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन यानी कि यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करूं यूनिट वेक्टर के लिए, तो देखो ये मैग्नीट्यूड जो है वो यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये चला जाएगा वहां पर डिवाइड में। ऐसा करेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस फॉर्मूले को बनाना चाहूं यूनिट वेक्टर के लिए, यूनिट वेक्टर के लिए, तो बस ये मैग्नीट्यूड वाला पार्ट मल्टीप्लाई से चला जाएगा डिवाइड में, तो आपको यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला मिलेगा। और वो क्या मिलेगा, ऊपर कौन होगा, वेक्टर खुद, और नीचे कौन होगा डिनोमिनेटर में, उसी का मैग्नीट्यूड, किसी और का नहीं, उसी का मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास बन गया यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, कि जब भी हम किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हमें यूनिट वेक्टर मिलता है। जब भी हम वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से, किसी और के मैग्नीट्यूड से नहीं, ए को डिवाइड करेंगे तो ए के मैग्नीट्यूड से करेंगे, बी को डिवाइड करेंगे तो बी के मैग्नीट्यूड से ही करेंगे। तो जब भी हम किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है, यूनिट वेक्टर। ये भी यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है, इसको भी लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, वेक्टर डिवाइडेड बाय, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। यार पानी दे देना यार। वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ठीक है, वेक्टर को जब भी हम उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलता है बेसिकली यूनिट वेक्टर। ठीक है, अच्छा एक और चीज इंपॉर्टेंट वो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। कितनी, तीन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई के परपेंडिकुलर होता है, वाई एक्सिस जेड के परपेंडिकुलर होता है, जेड एक्सिस एक्स के परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इस तरीके से या इस तरीके से, ऐसे देखो इस तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं, ये एक्स एक्सिस हो गया। अगर मैं थंब की बात करूं तो ये वाई एक्सिस पर है, और मैं अगर इस फिंगर की बात करूं तो ये हमारे पास जेड एक्सिस पर है। तो ये तीनों एक्सिस हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अच्छा ये बताने का रीजन क्या है, सर ये क्यों बताया आपने, खामा खा हमारा टाइम जाया कर दिया, तो हमें बताया बात। ये बताने का रीजन क्या है, वो ये कि याद रखिएगा हमने इन तीनों एक्सिस पर एक एक यूनिट वेक्टर को फिक्स किया हुआ है। वो यूनिट वेक्टर जो कि एक्स एक्सिस पर मौजूद होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, स्मॉल आई से। वो यूनिट वेक्टर जो कि वाई एक्सिस पर मौजूद होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जे से, कैप के साथ, जाहिर सी बात है यूनिट वेक्टर है। और वो यूनिट वेक्टर जो कि जेड एक्सिस पर एग्जिस्ट करता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल के साथ। तो ये बताने का मतलब ये था भाई कि हमारे पास ये जो तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं, हर एक एक्सिस पर हमने एक यूनिट वेक्टर को फिक्स किया हुआ है। ये बात ध्यान में रखिएगा। अच्छा जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस हमेशा ऐसे बने और वाई एक्सिस हमेशा ऐसे बने और जेड एक्सिस। अच्छा जेड एक्सिस प्रैक्टिकली कैसे होता है, बाहर जेड एक्सिस, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मार्कर को ऐसे रखा हुआ है तो ये एक्स है, प्रैक्टिकली एक्स है। मार्कर को ऐसे रखा हुआ तो ये प्रैक्टिकली वाई पर ही है। लेकिन जेड प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता, जेड प्रैक्टिकली ऐसे होता है बाहर की तरफ, बाहर आउटसाइड। अब बना तो नहीं सकता ना ऐसे करके, आपने बना दिया, ये देखो बना दिया मैंने, जेड लिख दिया, बना नहीं सकते ना। तो इसको हम ऐसे करके बनाते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली बाहर की तरफ होता है, बाहर। ठीक है, जेड एक्सिस। अच्छा आपकी मर्जी है, एक्स को यहां लिख दें, वाई को यहां लिख दें, जेड को यहीं रहने दें, जेड को यहां लिख दें, एक्स को यहां लिख दें, वाई को यहीं रहने दें। मतलब इन एक्स वाई जेड का भले से ऑर्डर चेंज कर दो, कोई इशू नहीं है, ये ऑर्डर चेंज हो सकता है। लेकिन आई वाला जहां एक्स होगा उसी पर बनेगा,
जे वाला यूनिट वेक्टर जहां पर वाई बनाओगे उसी पर बनेगा, और के वाला यूनिट वेक्टर जहां जेड बनाओगे उसी पर बनेगा। ये फिक्स है, इसको चेंज नहीं करना। आई इज अ यूनिट वेक्टर विच इज ऑलवेज अलोंग एक्स एक्सिस। अब एक्स अगर यूं होगा तो आई भी यूं बनेगा, अगर एक्स ऐसे बाहर की तरफ होगा तो आई भी बाहर की तरफ बनेगा, ऐसे करके। जे इज अ यूनिट वेक्टर विच इज ऑलवेज अलोंग वाई एक्सिस, के इज अ यूनिट वेक्टर विच इज ऑलवेज अलोंग जेड एक्सिस। इनको हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स भी कहते हैं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, और यूनिट वेक्टर का मतलब इनका मैग्नीट्यूड वन होता है सबका, ठीक है ना। आई का मैग्नीट्यूड वन, जे का मैग्नीट्यूड वन, के का मैग्नीट्यूड वन। वाई? क्यों? क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इनकी इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा वन होगा, ठीक है। तो इस बात को आप यहां पर लिख सकते हो कि आई, जे एंड के आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स अलोंग, आई वाला किस पर है? एक्स एक्सिस। जे वाला किस पर होगा? वाई एक्सिस। एंड के वाला किस पर होगा? जेड एक्सिस। जेड एक्सिस, ठीक है। जेड एक्सिस थोड़ा सा आगे करके लिख देता हूं, एंड जेड एक्सिस यही लिख देता हूं, ठीक है। ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टाइप होती है वेक्टर्स की टाइप्स में, यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसकी जो है वो एक से ज्यादा डेफिनेशंस हैं। इसका एक खास फंक्शन है, ये एक फंक्शन की वजह से एग्जिस्ट कर रहा है। इसका फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, मतलब अलग से इसका इसकी एक क्वांटिटेटिव डेफिनेशन भी है। इसकी दो दो डेफिनेशन हैं, एक क्वालिटेटिव डेफिनेशन भी है और एक क्वांटिटेटिव डेफिनेशन भी है, ठीक है ना। फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट किया जाता है। फिर हमारे पास तीन स्पेशल यूनिट वेक्टर्स होते हैं, जिनको हम एक को एक्स पर बनाते हैं, एक को वाई पर बनाते हैं, और एक को जेड पर बना रहे होते हैं। एक मिनट, हाँ देखना दोनों। अच्छा, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज वो ये, जिसके बगैर आप यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट नहीं कर सकते, और वो है वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने का तरीका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली बात, हमें एक वेक्टर गिवन है ए, और ए की वैल्यू हमें गिवन है 4i, ठीक है, 4i।
हमें एक वेक्टर गिवन है बी, और इस बी वेक्टर की वैल्यू हमें गिवन है 3i प्लस 4j। ठीक है, हमें एक वेक्टर गिवन है सी, इसकी वैल्यू है हमारे पास 2i प्लस 4j प्लस 8k, लाइक दिस। ठीक है, अच्छा अब ये तीन वेक्टर्स हैं, तीनों की वैल्यूज गिवन है हमें, फर्क क्या है, इससे स्टार्ट करते हैं। देखो, सी वाले वेक्टर की वैल्यू ऐसी है जिसमें आपको आई जे और के तीनों तीनों यूनिट वेक्टर्स नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो सी वेक्टर है ना, ये 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल का मतलब ये सी एग्जिस्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पर भी, वाई एक्सिस पर भी, और जेड एक्सिस पर भी, एक वक्त में एक साथ। तो ये 3 डायमेंशनल हो गया। ठीक है ना। बी वाला वेक्टर 2 डायमेंशनल है, क्योंकि इसमें सिर्फ आई आ रहा है, जे आ रहा है, के नहीं आया। ऐसा भी हो सकता था कि आई होता और के होता, जे नहीं होता, तब भी 2 डायमेंशनल रहता। ऐसा भी हो सकता था कि आई नहीं होता, जे और के होते, तो तब भी 2 डायमेंशनल रहता। तो ऐसा वेक्टर जिसके सिर्फ और सिर्फ दो कंपोनेंट्स हो, आई जे और के में से कोई भी दो हो, तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट कर रहा है किसी भी दो एक्सिस पर एक साथ, तो वो हो गया 2 डायमेंशनल। और इसी तरीके से हमारे पास जो सबसे पहले गिवन है वो है आपको 4i, यानी कि सिर्फ आई लिखा हुआ है, ना जे है ना के है। इसका मतलब ये हो गया 1 डायमेंशनल। अब भले 4 के साथ आई हो, या 4 के साथ सिर्फ जे हो, या 4 के साथ सिर्फ के हो, तो 1 डायमेंशनल वेक्टर, 2 डायमेंशनल वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल वेक्टर। पहली बात ये क्लियर हो गई। अब आपसे कहा जाएगा फॉर एग्जाम्पल इन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करें। तो देखें, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने का तरीका आसान होता है, फिर भी कैलकुलेट करके बता देता हूं। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज गिवन बाय, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने का तरीका होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर वेक्टर का नाम ए है, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और ये आ गया होल रेडिकल। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी गिवन वेक्टर, किसी भी वेक्टर को। अब अगर वेक्टर का नाम बी होगा तो बी एक्स स्क्वायर, बी वाई स्क्वायर, बी जेड स्क्वायर। अगर वेक्टर का नाम एफ है, फॉर एग्जाम्पल फोर्स है, तो एफ एक्स स्क्वायर, एफ वाई स्क्वायर, एफ जेड स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहां पर वैल्यूज पुट कैसे की जाती हैं? वैल्यूज पुट करने का तरीका ये होता है कि ए एक्स की जगह पे आप वैल्यू पुट करते हैं आई वाली, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है ना। देखो, ये कौन सा एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर। ये कौन सा एक्सिस पर है? वाई एक्सिस पर। और ये वाला कौन सा एक्सिस पर है? जेड एक्सिस पर। ठीक है ना। ये मैंने अभी अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। ए एक्स की जगह पे आप वैल्यू पुट करेंगे एक्स एक्सिस वाली, यानी कि आई वाली वैल्यू, यानी कि 2i पुट किया जाएगा इसकी जगह पर। और ए वाई की जगह पे आप पुट करेंगे जे वाली वैल्यू पूरी, और जेड की जगह पे, ए जेड की जगह पे आप वैल्यू पुट करेंगे के वाली पूरी। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जा रहा है कि ये जो सी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें, अब करें इसका सी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके चेक करते हैं। तो अब अगर मुझे सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हो, तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका आप कैसे लिखेंगे? रेडिकल सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, हाँ भाई, सी एक्स का मतलब आई वाली वैल्यू, तो सी एक्स का मतलब ये वाली वैल्यू, तो आप एज इट इज 2i, और 2i के ऊपर आप क्या लगाएंगे? स्क्वायर लगाएंगे, प्लस, अभी मैं डिटेल में लिखवा रहा हूं ये स्टेप्स, वरना ये स्टेप्स इतने ज्यादा डिटेल में लिखवाए नहीं जाते। ठीक है ना, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फिलहाल क्योंकि पहली दफा पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूं, आगे जाके मैं आपको बता दूंगा इसके अंदर क्या क्या माइनस कर दिएगा, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर तो ये बोर्ड के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आता है तो फिर तो आप हर एक स्टेप को लिखेंगे जैसे मैं आपको लिखवा रहा हूं, और अगर ये एमसीक्यूज में आता है इस किस्म का क्वेश्चन, तो फिर आपके स्टेप्स मैटर नहीं करते, आपका आंसर मैटर करेगा। तो जितना शॉर्ट कर सकते हो कर देना। ठीक है। अच्छा, सी वाई का मतलब वाई जे वाली वैल्यू, यानी कि 4j, तो आप 4j पुट करेंगे,
और 4j के साथ आप इसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर, और cz का मतलब k वाली वैल्यू, तो 8k और 8k के ऊपर आप लगा देंगे स्क्वायर। देखो स्क्वायर है फॉर्मूले का, इसको मत हटा दिएगा, और इन दी एंड होल रेडिकल, इसको भी मत हटा दिएगा, पता चला रेडिकल ही हटा दिया, स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आपने सॉल्व करना है, रेडिकल को सॉल्व करना है। कैसे? सबसे पहले स्क्वायर करो इस पूरी वैल्यू पर, यानी कि 2 का स्क्वायर बनेगा 4, और i के ऊपर भी आ जाएगा तो i स्क्वायर, 4i स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर करोगे 4 4 जा 16, और साथ में j के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, और प्लस 8 8 जा 64, 8 का स्क्वायर 64, और k पर भी आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो यह आपने सबसे पहले क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद हमें एक चीज याद रखनी है, वो क्या कि हमारे पास यहां पर जो आई स्क्वायर, जे स्क्वायर और के स्क्वायर्स हैं, इनकी वैल्यूज हमेशा 1 होती हैं। आई स्क्वायर, जे स्क्वायर एंड के स्क्वायर, ये सब बराबर होते हैं 1 के, इसको ध्यान में रखिएगा। क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है 1। ठीक है ना, तो आई स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 1, सिर्फ आई नहीं, आई के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो 1 आएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो आई स्क्वायर हमेशा 1 होता है, जे स्क्वायर 1 होता है, के स्क्वायर 1 होता है। अब आप मुझे बताएं कि आई स्क्वायर की वैल्यू में 1 पुट करूंगा तो सिर्फ 4 बचेगा ना, 4 1 जा 4 बचेगा। तो अब आप देखें जब ये वैल्यूज पुट करेंगे तो सी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आने वाला है, देखो मैं 1 पुट करूंगा तो 4 बचेगा खाली, 4 प्लस मैं जे स्क्वायर की जगह 1 पुट करूंगा तो 16 1 जा सिर्फ 16 बचेगा, प्लस जब मैं के स्क्वायर की जगह पे 1 पुट करूंगा तो 64 1 जा 64 बचेगा सिर्फ, तो ये आ गया 64, और ये सब के सब किसमें आ गए, रेडिकल के अंदर आ गए। यहां तक बात क्लियर है? अब जब यहां तक पहुंच गए तो बस आपने नंबर्स को प्लस करना है। तो भाई 16 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 20, और 20 में 64 को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 84। तो हमारे पास जो आंसर बना वो कितना बना, रेडिकल 84। इसका मतलब जो वेक्टर सी है, इस वेक्टर सी का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो कितना आ रहा है, रेडिकल 84 यूनिट्स। अब पता है ये जो आपको वैल्यू गिवन थी, इसका मतलब ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन नहीं था, आपको ये वेक्टर वेक्टर फॉर्म में गिवन था। तो अगर किसी भी वेक्टर की वैल्यू आपको आई जे के की फॉर्म में गिवन है, इसका मतलब वो मैग्नीट्यूड नहीं है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, सिर्फ नंबर होगा, और नंबर के साथ ना आई होना चाहिए, ना जे होना चाहिए, ना के होना चाहिए। तो अगर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है, विदाउट आई, विदाउट जे, विदाउट के, इसका मतलब वो मैग्नीट्यूड है। तो मैं कहूंगा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, रेडिकल 84। अब देखो 84 का परफेक्ट रेडिकल तो नहीं होता, अगर परफेक्ट रेडिकल होता तो हम यहां पर उसका रेडिकल निकाल देते। आप चाहो तो यहां पर 84 का रेडिकल निकाल के भी इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है ना, लेकिन हम क्या करते हैं, रेडिकल में आंसर को छोड़ देते हैं, वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो इस गिवन वेक्टर का यानी कि सी वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया, रेडिकल 84 यूनिट्स। अब फॉर एग्जांपल आपसे कहा जा रहा है बी का फाइंड करें, तो बी का भी हम कर सकते हैं, बी का मैग्नीट्यूड। तो भाई बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या करेंगे, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर एंड प्लस बी जेड स्क्वायर, और ये सब के सब रेडिकल में, ऐसे करेंगे ना। अब वैल्यूज कैसे पुट करेंगे भाई, वही तरीका जो मैंने आपको बताया। क्या तरीका, बी एक्स का मतलब आई वाली वैल्यू, तो देखो आई वाली वैल्यू 3i, तो 3i पुट करो, और 3i के ऊपर आप लगा दो स्क्वायर। बी वाई का मतलब जे वाली वैल्यू 4j, ये पूरी 4j पुट करेंगे, और फिर 4j के ऊपर स्क्वायर। बी जेड की वैल्यू, क्या आपको यहां पर k नजर आ रहा है, यहां पर जब प्लस के बाद k नहीं है तो इसका मतलब k नहीं है तो z वाली वैल्यू 0 है, नहीं है तो मतलब 0 है, तो यहां पर आप पुट करेंगे 0 और 0 के ऊपर स्क्वायर, और ये सबके सब आ गए रेडिकल में। ठीक है, अब स्क्वायरिंग करें, 3 का स्क्वायर 9, और i के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा 9i स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, और j के ऊपर भी स्क्वायर और प्लस 0, उसको हम नहीं लिख रहे, खत्म बात। अब मुझे बताओ वही वाली बात, आई स्क्वायर और जे स्क्वायर आ गए 1 के बराबर होते हैं, तो सिर्फ नंबर बचेंगे। नंबर क्या बचेंगे, एक 9 बचेगा और प्लस 16 बचेगा, और 9 प्लस 16 करेंगे तो ये बनेगा 25 रेडिकल, और आपको पता है 25 का परफेक्ट रेडिकल होता है 5। इसको निकालेंगे, मैक्सिमम सॉल्यूशन तक जाएंगे, अगर परफेक्ट रेडिकल एग्जिस्ट कर रहा है तो निकालेंगे, नहीं कर रहा तो छोड़ देंगे, वही हमारा आंसर है। ठीक है ना,
सो 5 यूनिट्स। ये इस बी का मैग्नीट्यूड आ गया, बी वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 5 यूनिट्स। और इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि बताओ ये जो ए वाला वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो इसके लिए क्या करोगे, ये पूरा फॉर्मूला लिखोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब वैल्यू किसकी पुट करोगे, सिर्फ आई है ना, तो सिर्फ आई की वैल्यू आएगी यहां पर, ये भी जीरो है ये भी जीरो है, इसकी बात कर रहा हूं मैं ए की, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो यहां पर सिर्फ 4 पुट करोगे, 4 का स्क्वायर करोगे 16, 16 का रेडिकल निकालोगे दोबारा 4, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड है ही 4, इसका मैग्नीट्यूड है ही 4। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वेक्टर वन डायमेंशनल हो ना, तो जो भी नंबर आई के साथ या जे के साथ जो के साथ होता है, तो जो भी नंबर होता है ना एक्चुअली वही वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, खत्म बात। सही है ना, देखो ना इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहोगे तो 4 आए, सिर्फ यहां 4 पुट करोगे, बाकी ये भी जीरो है ये भी जीरो है ना, तो 4 का स्क्वायर करोगे 16 हो जाएगा, और क्योंकि अकेला 16 है रेडिकल में, तो रेडिकल 16 किसके बराबर होता है, 4 के बराबर होता है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 4 ही आएगा। तो मतलब इसके सामने अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं कि इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, 4 यूनिट्स, बस। अगर ये 5 जे होता तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आता, 5। अगर ये 10 के होता तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आता, सिर्फ 10। इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये तरीका होता है किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने का तरीका। तो हमने वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, डिफरेंस पढ़ा है स्केलर्स एंड वेक्टर्स में, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका, थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन और साथ साथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, छोटे छोटे पॉइंट्स थे। उसके बाद हमने टाइप्स पढ़ी हैं, टाइप्स में हमने इक्वल वेक्टर्स को डिस्कस किया है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर को डिस्कस किया है, पोजीशन वेक्टर को डिस्कस किया है, नल वेक्टर को डिस्कस किया है, फ्री वेक्टर को डिस्कस किया है, और इन दी एंड यूनिट वेक्टर को डिस्कस किया है। टाइप्स की बात कर रहा हूं मैं, हाँ। तो टोटल मैंने आपको 6 टाइप्स करवाई हैं। वैसे तो बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जो आपके इस लेवल पर यानी कि कोचिंग लेवल के ऊपर या 11 क्लास के लेवल के ऊपर हम यही टाइप्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, वैसे टाइप्स और भी होती हैं। और सबसे लास्ट में हमने ये सीखा कि अगर आपको कोई भी वेक्टर गिवन हो तो किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। और ये याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो सॉल्यूशन होता है ना मैग्नीट्यूड को निकालने वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कल जब मैं क्लास स्टार्ट करूंगा तो हम यूनिट वेक्टर्स की न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे कि अगर आपको कोई भी वेक्टर गिवन हो तो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो कुछ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे हम यूनिट वेक्टर की न्यूमेरिकल्स की। और यूनिट वेक्टर के न्यूमेरिकल्स में लाजमी जिक्र होता है वेक्टर के मैग्नीट्यूड का। तो इस वजह से अगर आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना नहीं आता होगा तो यू कैन नॉट फाइंड द यूनिट वेक्टर, ये बात ध्यान में बिठा लिएगा। अगर आप यूनिट वेक्टर सॉरी अगर आप मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते किसी भी वेक्टर का तो आप यूनिट वेक्टर फाइंड नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये जो मैंने आपको अभी सबसे लास्ट में प्रैक्टिस करवाई है, ये प्रैक्टिस किसकी है, किसी भी वेक्टर के कोई भी वेक्टर गिवन हो, उसकी कोई भी वैल्यू गिवन हो, तो आप इसी मेथड से इजीली उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलें। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर भी हमेशा की तरह समझ आ गया होगा। वेक्टर्स की बेसिक्स तो हमने डिस्कस किया था और कंटिन्यू करेंगे, अभी भी बेसिक्स ही चल रही है हमारी बेसिकली ना। तो कल की क्लास में मिलते हैं, सब अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।